अस्सलाम। इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट की थी। लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया था इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशियल्स और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था। उम्मीद है उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2। लेक्चर नंबर 2 हमारा है। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने में बच्चे अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 में आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता, बहुत कम अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, या वो डिफरेंशियल और डेरिवेटिव्स में डिफरेंस पूछ सकते हैं, या कोई शॉर्ट में आ गया या कोई एमसीक्यूज में आ गया, ठीक है, उससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं होता। एक्सरसाइज 3.2, अब यहाँ से हमने आगे मेथड्स पढ़ने हैं जो हमने थ्रू आउट हमने आगे चैप्टर्स में यूज़ करने हैं। बेसिक मेथड अगर आपको स्टार्ट में समझ आ जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं होता। हाँ, अगर आपको कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अब 3.2 एक्सरसाइज में जो हमारे जो आगे जो बेसिक रूल्स यूज होने हैं वो दो होने हैं, एक पावर रूल है और एक नेचुरल लॉग रूल है। पावर रूल हमने डेरिवेटिव में भी पढ़ा था। हमने कहा था कि पावर पहले आ जाएगी, पावर के बगैर डेरिवेटिव पावर में से एक टर्म कम कर देंगे और पावर के बगैर सारा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह मैंने कहा था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है। वहाँ पे हम पावर में से एक टर्म कम करते थे, यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन होगी तो हम पावर में एक टर्म ऐड करेंगे। वहाँ पे हम पावर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे जो टोटल पावर होगी वो हम डिवाइड करेंगे। अब कब पता चलेगा कि हम पावर रूल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये भी एक कंडीशन होती है। डेरिवेटिव में तो सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल पावर रूल अप्लाई कर दिया। एक्स लेकर डेरिवेटिव लेना है तो 2x आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो हमने बनानी है। अब वो कंडीशन क्या है? मैंने कहा है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन है x पावर n और साथ d ऑफ x है। अब इसका कोई ना कोई इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रल और d ऑफ x दोनों दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन लेनी है। अब इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या करना है? पावर रूल आप तब अप्लाई कर सकते हो अगर ये तो टोटल पावर है ना, x पावर n, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। पावर रूल कब अप्लाई करना है? जब पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब x पावर n था, x था, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे कुछ नहीं होता, हम 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से, मतलब x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव है, इस वजह से हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर दिया? पावर रूल। जब भी पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपने डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर देना है। पावर रूल क्या कहते हैं? पावर में एक टर्म ऐड अप कर देनी है और उसके बाद जो टोटल पावर होगी उसको डिवाइड कर देना और साथ प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि अभी तक हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट c ऐड अप नहीं करना। दूसरा रूल हमारे पास है नेचुरल लॉग रूल। नेचुरल लॉग रूल ये कहता है कि जब भी दो टर्म्स ऊपर और नीचे आ रही हैं, न्यूमरेटर भी बन रहा है, कोई ना कोई डिन्यूमरेटर भी बन रहा है, जब भी नीचे वाली सारी टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, या इन सेंस आप ये भी कर सकते हो कि साथ मौजूद होगा, 1 नहीं आना है, x का डेरिवेटिव साथ लिखो या ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब भी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा या उसके साथ आगे साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसकी जगह पे आप क्या अप्लाई कर दोगे? नेचुरल लॉग रूल अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट। अब इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स दिए। मैंने फंक्शन लिया x के d ऑफ x। अब इसके ऊपर मैंने कौन सा रूल अप्लाई करना है? पावर रूल। पावर रूल के लिए मैंने कहा था कि इस पावर के बगैर x का डेरिवेटिव साथ होगा तो मैं पावर रूल लगा सकती हूँ। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, 1 साथ नहीं था, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ कि किसी चीज के साथ कुछ नहीं होता तो उसके साथ 1 लाजमी होता है। मैंने 1 अपनी आसानी के लिए साथ लिख दिया। अब x का डेरिवेटिव पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है, इसका मतलब क्या हो गया? हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल क्या कहता है? जो पावर होगी उसमें एक ऐड कर देना है, 2 + 1 हो जाएगा, और जो टोटल पावर होगी उसी के साथ डिवाइड कर देना है। तो क्या बनेगा? x³ / 3 और साथ क्या आ जाएगा? प्लस कांस्टेंट c। ये हमारे पास पावर रूल की एग्जांपल थी। दूसरी मैंने एग्जांपल ली नेचुरल लॉग की। अब नेचुरल लॉग मैंने कहा था कि नीचे वाली सारी टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो या साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? नेचुरल लॉग। अब नीचे क्या टर्म है? ax + b। a और b कांस्टेंट्स हैं, x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेनी है। ax का डेरिवेटिव क्या आएगा? a, और b कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। और ऊपर क्या मौजूद है? a। नीचे वाली सारी टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, a + 0 ही आना है तो a लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम नीचे वाली सारी टर्म का जब भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा हम क्या अप्लाई कर देंगे? नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। ये दो बेसिक रूल्स अभी हमने 3.2 एक्सरसाइज में यूज करने हैं। ये यहाँ पे भी यूज होने और आगे भी जहाँ पे भी इस तरह की फॉर्म्स बनेंगी हमें इन चीजों को यूज करना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पार्ट इंक्लूड था। इसके लिए क्या किया? दो फंक्शंस दिए हुए हैं। अब पहला स्टेप क्या है? जैसे हमने लिमिट्स पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, हम कहते थे कि पहले स्टेप में हर फंक्शन के साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है, फिर जब तक आप लिमिट अप्लाई नहीं करते तब तक लिमिट साथ लिखनी है, फिर जिस स्टेप पे आप लिमिट अप्लाई कर देते हो उस स्टेप पे लिमिट कैंसिल हो जाएगी, लिमिट साथ नहीं लिखना। सेम इसी तरह
जहां तक आप इंटीग्रेशन नहीं करते तब तक आपने हर स्टेप, हर जितनी भी टर्म्स दी हैं सबके साथ अलग अलग मैंने इंटीग्रल भी डाला और साथ डी ऑफ एक्स भी डाल दिया, दोनों चीजें डाल दी, ठीक है। अब जिस स्टेप पे मैंने इंटीग्रेशन ले ली है उस स्टेप पे मैंने ना इंटीग्रल का साइन डाला है और ना ही dx डाला है, इधर भी नहीं आया हुआ इधर भी नहीं आया हुआ। अब ये इंटीग्रेशन ली कैसे है, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को हम x पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये नीचे था ऊपर आगे क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब x का डेरिवेटिव, अब इतना तो सबको क्लियर है, 1 होता है, 1 साथ मौजूद है, 1 लिखे या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी वजह से हमने क्या अप्लाई कर दिया पावर रूल। पावर में 1/2 + 1 जो टोटल पावर बनेगी वही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी। सेम दूसरी टर्म पे आते हैं, x पावर -1/2 + 1 दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ था, पावर रूल अप्लाई किया, +1 हुआ, नीचे भी -1/2 + 1 और साथ क्या आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। उसके बाद इनकी सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप है, 1/2 + 1 करने से 3/2 बनेगा, नीचे भी 3/2, इधर 1/2 बनेगा, इधर भी 1/2, नीचे 3/2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा, 1/2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई आके 2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 1 का 2 पार्ट। उसके बाद जब थर्ड पार्ट पे आते हैं तो थर्ड पार्ट आपके पास अब 3 फंक्शंस हैं, एक x है मल्टीप्लाई में, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x है, फिर 1 है, मतलब 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने पढ़ा, अभी तक हमने इस तरह का इंटीग्रेशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा, हमने आगे जाके पढ़ना है कि इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल क्या होना है। डेरिवेटिव्स के लिए हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, वो बहुत आसान सा था। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ रही है, इंटीग्रेशन में आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है आप अपने क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप करो। जितनी आप सिंप्लीफिकेशन करोगे इतनी आपके लिए इंटीग्रेशन लेना आसान होगी। मैंने क्या किया, पहले x को स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और x को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली फॉर्म बनी। बेसिस सेम हो, पावर z होती है 1/2 और इसकी पावर क्या थी, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होती है 1, 1/2 + 1 हो गया, तो ये 3/2 बना और ये x, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई किया। इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद x का डेरिवेटिव साथ था, लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पावर रूल अप्लाई किया, इसमें भी पावर रूल अप्लाई किया। उसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट। अब ये थोड़ा सा इन 2 क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास डेरिवेटिव साथ मौजूद होता था, 2x + 3 होल पावर 1/2। पहले अब तक मैंने जो भी पावर रूल लगाए हैं उसमें मेरे पास x का डेरिवेटिव साथ मौजूद होता था, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2x + 3 होल पावर 1/2, होल की पावर आ रही है, इस वजह से आप सबके साथ, जैसे इस स्टेप में मैंने सबके साथ अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई किया, आप ऐसे नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टर्म्स थी, यहाँ पे सारी के ऊपर एक 1/2 पावर आ रही है, तो ये मिला के एक टर्म बन रही है, इस वजह से आप इसके ऊपर अलग अलग नहीं करोगे। अब जब मैं इसका देखूं, इसके ऊपर अभी तक मैंने 2 रूल्स पढ़े हैं, एक नेचुरल लॉग रूल पढ़ा और एक पावर रूल पढ़ा है। नेचुरल लॉग के लिए तो टर्म मेरे पास डिवाइड होनी चाहिए, यहाँ पे तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, नीचे तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, वो तो डिवीजन वाली फॉर्म नहीं बन रही, इसका मतलब एक दूसरा रूल हमने पढ़ा है पावर रूल। अब पावर रूल को जब मैं देखूं तो पावर रूल तो ये कहता है कि पावर के बगैर जो ये सारी टर्म है इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, ऐसा ही है। अगर मैं पावर के बगैर डेरिवेटिव लूं तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, इसका मतलब है मेरे पास इसका तो 2 के साथ तो मौजूद ही नहीं है। तो आप जब भी इस तरह का पावर रूल अप्लाई करने लगोगे, आप कांस्टेंट वेरिएबल नहीं कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अपने से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब 2 जो था वो कांस्टेंट टर्म है, मैंने इसका डेरिवेटिव साथ बनाने के लिए दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, जैसे इधर x का डेरिवेटिव 1 होता था, 1 तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 लिखने या ना लिखने से फर्क पड़ेगा। 2 का डेरिवेटिव सॉरी 2x + 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 साथ मौजूद नहीं था, मैंने 2 को डिवाइड भी किया और मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी किया। अब इस 2 का काम बस यहीं तक था, ये वाइट वाला 1/2 तो एज इट इज आएगा साथ, लेकिन ये वाला जो 2 है इसका काम वहीं तक था, इसको आगे आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, ये यहीं तक स्टॉप हो जाना। इसका डेरिवेटिव अब साथ मौजूद हो गया, अब इस 2 का काम खत्म हुआ, अब आपने जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी के ऊपर आपने पावर रूल अप्लाई कर देना है, 2x + 3 और इसकी पावर 1/2 थी, +1 कर देना है और डिवाइड बाय वही होल पावर कर देनी है और प्लस कांस्टेंट c। मैं किसी ने ये वाले बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि ये वाला 2 कहाँ गया, मैंने बोला है कि इस 2 का काम सिर्फ डेरिवेटिव बनाने तक था, उसके बाद इस 2 का आगे कोई काम नहीं है। ये बाहर वाला 1/2 एज इट इज साथ आएगा, ये तो मैंने सिर्फ पावर रूल बनाना था, पावर रूल मैंने अप्लाई करने की कंडीशन लगानी थी, इस वजह से ये वाला 2 लिखा। पावर रूल अप्लाई किया, प्लस कांस्टेंट c किया, उसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक 10th पार्ट है, 10th पार्ट में ये डिफरेंस था कि उसकी एक तो ऊपर होल की पावर आ रही थी, फिर नीचे कोई ना कोई टर्म हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, ये वाली फॉर्म बनी थी।
तो मैंने आपको जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा था कि आप अपने क्वेश्चन को जिस हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हो, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर उसका ओपन कर लो फॉर्मूला, क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लो, जितना ओपन कर सकते हो आप उसको उतना ओपन करो। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय एज इट इज टर्म। मैंने हर टर्म को 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1 एक्स पावर माइनस 1/2 dx, और ये वाली अब दो टर्म्स, ऊपर x था नीचे x पावर 1/2 था, जब नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये बच जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब फिर से वही टर्म्स आ गई, x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1, उसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई कर देना है, इधर भी x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1, उसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई कर देना है। अब ये लास्ट टर्म देखो 2 कांस्टेंट है, हमने पढ़ा है कि अब यहाँ पे पीछे क्या बचता है, 1 बच जाता है। अब 1 की इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ी हुई है, x पढ़ी हुई है। यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 भी एज आ जाता, हम 5 को बाहर ले लेते और अंदर 1 की इंटीग्रेशन 5 आ जाती, x आ जाती। कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसकी इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, वही कांस्टेंट होगा और साथ उसके x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है प्लस कांस्टेंट सी ऐड अप करके, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स भी सॉल्व किए थे, उनको कैसे यूज करना था। हमारे बेसिकली 2 ही रूल्स यूज हुए हैं, एक पावर रूल यूज हुआ है और दूसरा नेचुरल लॉग यूज हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रूल्स हमारे अभी तक वही पढ़े हैं, वही यूज होने हैं बीच में, लेकिन थोड़ी सी चीजें टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है। अब वो टर्मिनोलॉजीज कैसे चेंज होती हैं कि हमें किसी जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, किसी जगह पे हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। बात वही है अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि आपका इजी मेथड से आपको इंटीग्रेशन आ सकती है, आपने उस तरह उसको अप्लाई करना है। अब जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो सेम है। थर्ड पार्ट आपका इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में, इस वजह से मैंने थर्ड पार्ट किया। अगर आप इसे कोई फर्स्ट पार्ट भी करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर भी सेम है। अब फर्स्ट पार्ट जब थर्ड पार्ट देखते हैं तो हमारे पास आता है डी ऑफ एक्स और साथ नीचे आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये डी ऑफ एक्स ऊपर लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटेग्रल और डी ऑफ एक्स दोनों साथ आने लाजमी है। अब इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अब 2 रूल्स मैंने पढ़े हैं, एक नेचुरल लॉग पढ़ा है और एक पावर रूल पढ़ा है। ये नीचे डिवाइड में आ रहा है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। अगर पावर रूल लगता है या नेचुरल लॉग लगता है, नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव एक तो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट में आ रहा है, इसका मतलब है पावर का जो डेरिवेटिव्स होंगे वो तो 1/2 समथिंग x प्लस a इंटू साथ x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ऐसी तो कोई टर्म नहीं दी हुई, ऊपर तो सिंपल क्या दिया हुआ है dx या 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है नेचुरल लॉग रूल अप्लाई नहीं कर सकते। नेचुरल लॉग नहीं कर सकते उसकी रीजन क्या है, डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है। सेम इसी तरह हम पावर रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी भी रीजन यही है कि डेरिवेटिव साथ नहीं है। अगर एक कांस्टेंट का मसला होता कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैंने पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि आप कांस्टेंट टर्म को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, पर आप वेरिएबल को अप्लाई मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज किया। रैशनलाइज क्या किया, नीचे जो वही 2 टर्म्स होंगी उनके दरमियान पहले अगर प्लस आ रहा था तो अब मल्टीप्लाई डिवाइड में माइनस आ जाएगा, अगर पहले माइनस आ रहा था तो अब मल्टीप्लाई डिवाइड में प्लस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था, नीचे a प्लस बी ए माइनस के का फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाली टर्म नेगेटिव, नीचे वाली टर्म में स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्या हुए आपस में कैंसिल आउट हुए। पीछे क्या बचता है x प्लस ए और ये माइनस x, x से कैंसिल हुआ, नीचे क्या बचा a क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से लेनी है, x की रिस्पेक्ट से लेनी है। उसके अलावा जितने भी मेरी टर्म्स आएंगी वो सब की सब क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ये a कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो बाकी क्वेश्चन में। ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ रही थी, ऊपर वाली टर्म क्या है x प्लस ए पावर 1/2 माइनस x पावर 1/2। मैंने दोनों के ऊपर सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई किए। इंटीग्रल अप्लाई किया तो मैंने अब देखना है, अब रूल्स देखने हैं। अब मैं फिर वही रूल आ गया, अभी से ज्यादा तो मैं सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकती। अब इसके लिए रूल्स फिर वही नेचुरल लॉ को भी देखना और पावर रूल को भी देखना है। अगर मैं पावर रूल देखूं तो पावर रूल के मुताबिक तो मेरे पास x प्लस ए का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो मैं पावर रूल लगा सकती हूँ। अगर x प्लस ए का डेरिवेटिव ले, x का डेरिवेटिव क्या होना है 1 और a का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 इधर नहीं लिखा हुआ, हम अपनी आसानी के लिए साथ लिख सकते हैं खुद से, क्योंकि 1 तो कोई चेंज नहीं करता, मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू एज इट इज वही आएगी। इसका मतलब है अब इसके ऊपर मैं कौन सा रूल अप्लाई कर सकती हूँ, पावर रूल अप्लाई कर सकती हूँ। पावर रूल अप्लाई करने के लिए 1/2 प्लस 1 कर दिया और वही जो टोटल पावर बनेगी वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। अब इस स्टेप पे मैंने इंटीग्रेशन लिया तो इंटीग्रल का साइन भी खत्म हुआ और यहाँ पे जो सारा dx आ रहा था वो भी खत्म हो गया। माइनस, अब दूसरी टर्म को देखो x पावर 1/2, इसके ऊपर भी वही केस, x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 1 साथ लिखो या ना लिखो कोई फर्क
नहीं पड़ता, वो साथ मेंशन कर दिया और साथ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट सी। उसके बाद आपका ये सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में बचे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इस तरह के क्वेश्चन में वही रूल आप चेक कर लो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है और साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आप दोनों रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़े थे। एक प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो जिसमें आपकी जो पावर ऊपर और नीचे वाली सेम होती है वो आपके क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाली टर्म को अंदर लिखा और नीचे वाली जो टर्म्स थी उसको डिवाइड करने के लिए बाहर लिखा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, मैंने वेरिएबल को चेक करना है इस वजह से मैं माइनस वाली एक्स वाली टर्म पहले लिख दी और 1 वाली टर्म बाद में लिखी है। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर आए, -1 के साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर -1 बना, ये टर्म कैंसिल हुई, 1 + 1 आंसर क्या आ गया 2। अब जो टर्म अभी आप डिवाइड कर सकते हो, जो इधर आएगी उसको आपने इसी टर्म के साथ डिवीजन में लिखना है, जो आपका क्वोशिएंट होगा उसको आपने सेपरेट लिखना है। तो बनेगा -1 + 2 / 1 + एक्स स्क्वायर। दो टर्म्स बनी, अब इन दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। 1 की भी इंटीग्रेशन ले ली और इसकी भी ली। अब यहाँ पे 2 मेरा कांस्टेंट था, 2 आप अंदर लिखो या बाहर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल वाली टर्म इंटीग्रेशन के अंदर आनी लाजमी है। अब 1 की तो हमें पता है इंटीग्रेशन क्या आ जानी है, x आ जानी है, ये तो हमें पता है। 1 किसका डेरिवेटिव था, x का था, तो अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। 1/1 + x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स थे उसमें हमने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन में। 1/1 + x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, सॉरी tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 + x स्क्वायर। अब 1/1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। अगर डेरिवेटिव्स वाले फार्मूले याद हैं तो उन्हीं के ऑपोजिट में आपने इंटीग्रेशंस करनी है, तो वो इशू नहीं करेंगे। इसके लिए लाजमी है पहले डेरिवेटिव्स याद हो। जहां पे भी 1/1 + x स्क्वायर बनेगा उसकी इंटीग्रेशन में आपने क्या अप्लाई कर देना है, tan इनवर्स ऑफ x कर देना। ठीक है, ये वाला आपके पास 2 कांस्टेंट था तो 2 साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 का डेरिवेटिव x आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन x आ गई और माइनस एज इट इज आ गया। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 14। और अगर आपके पास जहां पे भी फॉर्म बने साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आए, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन आए या cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन आए, सबका आपने डायरेक्ट साइन स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन थी हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ साइन पढ़ी है कि साइन इंटीग्रेशन, साइन किसका डेरिवेटिव था, cos का था। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि tan स्क्वायर तो हमने किसी का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें, ना ही हमने cos स्क्वायर डेरिवेटिव पढ़ा है। तो जहां पे भी आपका साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर या cos स्क्वायर बनेगा आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब बाय चांस साइन स्क्वायर और tan स्क्वायर तो दोनों मेरे क्वेश्चंस में थे, हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं cos स्क्वायर को भी। जहाँ पे भी cos स्क्वायर x dx बनेगा उसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 1 + cos of 2x / 2। जैसे मैंने sin x में किया, इसको एक्सप्लेन में साइन वाले क्वेश्चन में करती हूँ। अब आपके पास आ गया साइन स्क्वायर, आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसी की नहीं पढ़ी कि साइन स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, ना ही आप अगर पावर रूल भी अप्लाई करना है तो साइन का डेरिवेटिव साथ क्या होना चाहिए, cos मौजूद होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। मैंने क्या कहा था, हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल को नहीं कर सकते। cos को हमने साथ नहीं लिखना, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। अब वो मौजूद नहीं है। दूसरा रूल हमने पढ़ा था नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ के लिए नीचे टर्म का होना चाहिए, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। ये तो टर्म कोई डिवीजन में है ही नहीं, ये तो सिंगल टर्म है, तो इस वजह से ना नेचुरल लॉ रूल लगेगा ना ही इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। अब उसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 - cos 2x / 2। डबल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर 10.3 एक्सरसाइज से पहले पढ़ी थी। ठीक है, वो लिखा, डिवाइड बाय 2 था, डिवाइड बाय 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट टर्म को आप हमेशा इंटीग्रल के बाहर लिख दो, वो आपके लिए आसान कर देगा। अंदर क्या बचा 1 - cos 2x और साथ आ जाएगा d of x। अब 1 के साथ भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो अलग और cos 2x के साथ भी अप्लाई कर दो। 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है, x आ जाएगी, और cos की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस साइन। ये आपके पेज नंबर आई थिंक 119 के ऊपर या 120 के ऊपर ये सारे फॉर्मूले मौजूद है। cos की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस साइन 2x। वहां पे हम एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, वो हमने नीचे डिवाइड कर दिया और साथ से आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। सेम इसी तरह आपने ये cos के वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्क किसमें आएगा, इस प्लस के साइन में, और कोई भी नहीं होगा। अगर आपकी बुक में ये cos के वाला क्वेश्चन नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप इजीली इसको कर सकते हो। तीसरी चीज आती है tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर हमने डायरेक्ट किसी की डेरिवेटिव नहीं पढ़ा था कि किसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर आता हो। secant स्क्वायर पढ़ा था, कोसेकेंट स्क्वायर पढ़ा था, लेकिन tan स्क्वायर नहीं पढ़ा।
इसके लिए भी आपने हर जगह पे क्या कर देना है, आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + tan स्क्वायर इक्वल होता है सीकेट स्क्वायर के, तो सीकेट स्क्वायर -1 किसके इक्वल हो जाएगा, tan के। दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करो। सीकेट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आया था, tan का डेरिवेटिव आया था। एक्सरसाइज 2.5 फिर से वही रिवाइज करनी है, ठीक है। सीकेट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आया था, tan के, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, tan लिख दिया। अब इंटीग्रेशन ले लिए, ना dx आया ना ही साथ इंटीग्रल का साइन आया। -1 था, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है और साथ प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि अभी तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। अब इसका आपका सेकंड 12th क्वेश्चन है, cos of 3x और sin 2x और साथ dx आ गया। हमने एक फार्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज 10.4 चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में, 2 cos अल्फा sin बीटा किसके इक्वल होता है, sin of अल्फा प्लस बीटा माइनस sin of अल्फा माइनस बीटा। cos of ये जो 3x होगा ये आपका क्या होगा, अल्फा होगा, ये जो 2x होगा ये क्या होगा, बीटा होगा। अब cos अल्फा sin बीटा तो है, ये वाला 2 नहीं है। अब इस 2 को बनाने के लिए मैंने पहले भी कहा था ना, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बाहर 2 को डिवाइड कर देंगे, अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फॉर्म बनी 2 cos अल्फा sin बीटा, इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। अल्फा की जगह पे 3x, बीटा की जगह पे 2x, वो रिप्लेस करके हमारे पास बना sin 5x माइनस sin x। दोनों की, अब ये 1/2 कांस्टेंट था, ये थ्रू आउट एंड तक आता जाएगा नीचे तक, लेकिन ये दोनों टर्म्स के साथ आएगा, तभी मैंने इन दोनों के साथ ब्रैकेट लिखी है। 5x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, cos sin की इंटीग्रेशन cos 5x डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस sin x, sin की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई।